हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसका एक स्टूडेंट्स में एक अलग ही फोबिया है, तो आज हम इसे ट्राई करेंगे कि इसे बहुत इजी कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो जो एनपीओ होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये कौन लोग होते हैं? जो कोई बिजनेस नहीं करते लेकिन कोई एक्टिविटी करते हैं। वो एक्टिविटी कैसी होती है? प्रॉफिट अर्न करने का कोई मोटिव नहीं होता है। ओके, एनपीओ एक ऐसे कंसर्न्स होते हैं जो एक्टिविटी करते हैं लेकिन एक्टिविटी करने के पीछे का उनका प्रॉफिट का कोई मोटिव नहीं होता है। तो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं? हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, क्लब हो सकते हैं, टेम्पल हो सकते हैं, चर्चेज हो सकते हैं। ओके, तो इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम कैसे बनाएंगे, हमें ये जानना है आज। नॉर्मल बिजनेस कंसर्न के केस में वो सोल प्रोप्राइटर हो, कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म हो या कुछ भी हो, उनके केस में हम किस चीज के लिए कंसर्न होते हैं? प्रॉफिट, पैसा कितना मिल रहा है आखिरी में, सरप्लस प्रॉफिट कितना है हमारा। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ एनपीओ बात ये नहीं रहती है, क्योंकि एनपीओ का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। ओके, हाँ, ऑपरेशन के दरमियान अगर एंड रिजल्ट प्रॉफिट हो, मतलब सरप्लस हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? सर्विस देना। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जिस किसी पर्पस के लिए हमारा एनपीओ रजिस्टर्ड हुआ है, हमारा एनपीओ जिस किसी फील्ड में काम कर रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा काम करना। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं था, हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं था। ओके, तो ऐसे केस में हम कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे? हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा देखते हैं। तो एनपीओ का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेनली इन तीन चीजों पे डिपेंडेंट है। एक है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड है बैलेंस शीट। ओके, ये जो तीन चीज है, ये तीन चीज मिलके हमारे एनपीओ का फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। ओके, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स मतलब क्या है? जैसे कि हम नॉर्मल बिजनेस कंसर्न्स में कैश बुक मेंटेन करते हैं, जिस तरह हम नॉर्मल बिजनेस कंसर्न में कैश बुक मेंटेन करते हैं, उसी तरह एनपीओ के केस में एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है। ओके, ये दिखता कैसा है? नॉर्मल कैश बुक जैसा होता है, रिसीट्स होते हैं डेबिट में और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे ही पैसा आता है हम रिसीट साइड में लिखते हैं और पैसा जाता है तो हम पेमेंट साइड में लिखते हैं। इसका आगे डिस्कशन लेंगे हम, रिसीट एंड पेमेंट क्या होता है, कैसा होता है। सेकेंडली होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, माय डियर फ्रेंड, ये कुछ भी नहीं है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नथिंग बट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रीटमेंट होती है, जो पर्पस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, सिमिलर पर्पस के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इन केस ऑफ एनपीओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ओके, लेकिन एनपीओ के केस में प्रॉफिट वाला सिनारियो है क्या? नहीं। सो एनपीओ की केस में वी राइट डाउन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू कैलकुलेट द सरप्लस। सरप्लस, साल के अंत में हमारा सरप्लस है या डेफिसिट है, ये कैलकुलेट करने के लिए होता है। ठीक है, क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके अलावा थर्ड है नॉर्मल हमारा बैलेंस शीट। जो हमारा नॉर्मल बिजनेस कंसर्न के केस में भी बैलेंस शीट होता है, असेट्स एंड लायबिलिटी दिखाता है, उसी तरह एनपीओ के केस में भी वी राइट डाउन दी बैलेंस शीट्स। ओके, तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स को। रिसीट्स एंड पेमेंट्स क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स कैसे होता है? ठीक है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स आर नथिंग बट नॉर्मल हमारा जो कैश बुक होता है ना, इट्स जस्ट लाइक कैश बुक, कैश बुक की तरह होता है ये। ठीक है, तो इसमें जो भी पैसा आता है हम क्या करते हैं? उसको डेबिट कर देते हैं। जो भी पैसा आ रहा है वी डेबिट दिस अकाउंट। ओके, वी डेबिट द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑन रिसीट ऑफ मनी। ओके, और जब पैसा जाता है तो हम इसे क्रेडिट कर देते थे पेमेंट्स के टाइम पे। अब इसमें एक ध्यान में रखने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ना, ये मैचिंग कंसेप्ट पे काम नहीं करता है। ये तो सिर्फ सर कैश के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। ओके, ये क्या करता है सर? ये सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। पैसा आया डेबिट करो, पैसा गया क्रेडिट करो, पैसा आया डेबिट करो, पैसा गया क्रेडिट करो, बस इतना ही फंडा है।
इसे कुछ लेना देना नहीं कि पैसा इस साल का था कि अगले साल का एडवांस में मिल गया या पिछले साल का अभी मिल रहा है। ओके, इसे कुछ लेना देना नहीं कि पैसा ये साल का है या पिछले साल का था जो अभी मिल रहा है या अगले साल का एडवांस में मिल गया। मतलब इसमें तो साहब पैसा आ रहा है तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पैसा जा रहा है तो रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब ये करंट पीरियड का तो रिकॉर्ड करता ही है सर, करंट पीरियड के साथ साथ पास्ट पीरियड और फ्यूचर पीरियड का भी रिकॉर्ड कर लेता है। करंट पीरियड के साथ साथ अगर पैसा पिछले साल का है या आने वाले साल का है तो वो भी हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। सेकेंडली सर ये ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स की बात करता है, मतलब जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ये फुल्ली इग्नोर करता है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या करता है, फुल्ली इग्नोर करता है। ओके, तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स कौन से हो सकते हैं, पढ़ा था ना बेटा हमने, गुड़िया पहले क्या पढ़ा था हमने, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में पैसा जाता है क्या जेब से, नहीं जाता है, तो क्या है डेप्रिसिएशन रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो एक्सक्लूड्स द नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, क्या होता है कि इट एक्सक्लूड्स द नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। ओके, तो सर ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ये बनाने का क्यों, व्हाट्स द पर्पस। ठीक है, हमारे अकाउंट्स में दो बातें, एक तो हाउ और व्हाई। हाउ मतलब कैसे बनाने का और व्हाई मतलब क्यों बनाने का। हाउ तो हम समझ जाएंगे, फॉर्मेट देखेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि डेबिट में क्या होता है, क्रेडिट में क्या होता है, कैसा लेजर फोलियो होता है, क्या कहाँ डेट आती है, तो ये हाउ का तो हमारा मैटर नहीं है, हमें समझना है व्हाई। अगर हमारा व्हाई क्लियर है ना तो समझ लीजिए हमारे कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स है ये क्यों बनाना, क्यों, इसका पर्पस क्या है, इसका एक ही पर्पस है, टू डिटरमाइन द कैश बैलेंस। हमारे पास कैश बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस कितना है, कैश कितना है, ये हमारे को डिटरमाइन करना है, ये हमें डिटरमाइन करना है। इसी पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। ओके, होप दिस होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, शैल आई प्रोसीड, या ओके। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बनाते हैं एनपीओ के, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर ये होता क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बनाते क्यों है सर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, जानेंगे इसे। नॉर्मल बिजनेस कंसर्न के केस में वी राइट डाउन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा कुछ लॉजिक है, कुछ हमारा पर्पस है, कुछ मोटिव है। क्या मोटिव है सर, प्रॉफिट चाहिए सर, वी वांट टू अर्न प्रॉफिट। ईयर एंड में हमें देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, दैट्स व्हाई हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन सर एनपीओ के केस में तो हमें प्रॉफिट से कुछ लेना देना है ही नहीं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्निंग है क्या, नहीं, हमारे तो नाम में ही सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का तो सवाल ही खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी हम जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, ऑपरेशंस के एंड में एक तो कुछ ज्यादा बच जाएगा, मतलब सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है। सरप्लस हो रहा है मतलब हमारी आमदनी ज्यादा थी और खर्चा कम था, हमारी आमदनी ज्यादा थी और खर्चा कम था, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस। मतलब इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, ऐसे सिनारियो को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस। ठीक है, और जहां इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर है उसे हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट, उसे हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट। ठीक है, तो सर एनपीओ के केस में साल के अंत में हमें सरप्लस या डेफिसिट हो सकता है। ओके, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। ये हमें कैसे पता चलेगा, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। ओके, तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये हम बनाते कैसे हैं, ये फॉलो करता है सर अक्रूवल कंसेप्ट। पढ़ा था ना हमने अक्रूवल कंसेप्ट बेसिक्स में, टॉपिक नंबर 1, कंसेप्ट कौन से है, अक्रूवल कंसेप्ट। क्या बोलता है अक्रूवल कंसेप्ट, ओके ओके सही है। ठीक है, अक्रूवल कंसेप्ट सर ये बोलता है कि जैसे कि हमने रिसीट्स पेमेंट में क्या किया कि अगर हमें पैसा कभी का भी मिल रहा है, पास्ट का मिल रहा है, करंट का मिल रहा है या फ्यूचर का मिल रहा है, हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमें पैसा कभी का मिल रहा है तो हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये अक्रूवल कंसेप्ट पे है,
तो मतलब इसमें सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा, ओनली करंट ईयर, ओनली करंट ईयर से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर जिसमें रिकॉर्ड होंगे। इसमें क्या होगा, सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सेकेंडली क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों है, ये एक रेवेन्यू अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एन रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। सर ये रेवेन्यू अकाउंट है, मतलब इसमें कैपिटल ट्रांजेक्शन्स नहीं आएगी, इट विल एक्सक्लूड द कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। जैसे कि हमने कोई नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट खरीदी या बेची है, तो उसका ट्रांजेक्शन कहाँ आएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है, उस असेट की अकाउंट में आएगा, ना कि इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगा, ओनली रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस, ओनली रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस आर कवर्ड इन दिस अकाउंट, ठीक है। बाद में इसमें बात की जाती है कि इसमें सर कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं या नॉन कैश भी होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा कैश बुक में, मतलब सॉरी रिसीट्स एंड पेमेंट्स में क्या है, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ले रहे हैं, वी आर टोटली इग्नोरिंग द डेप्रिसिएशन, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, ओके। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांजेक्शन कैश का हो या नॉन कैश का हो, ट्रांजेक्शन कैश का हो या नॉन कैश का है, दोनों भी इसमें रिकॉर्ड हो गए, ठीक है। मतलब बोथ कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, ओके। इसके बाद आता है मैचिंग कंसेप्ट, मतलब ये जो हमने देख लिया अक्रूवल वाला ही कि अच्छा मैचिंग कंसेप्ट, एक अक्रूवल कंसेप्ट पे है और एक मैचिंग कंसेप्ट पे है, ठीक है। और जो साल का खर्चा है या जो साल का इनकम है, जो साल का एक्सपेंडिचर है, वही हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर पिछले साल का है तो वो इसमें नहीं आएगा, अगले साल का एडवांस में मिल गया है तो वो इसमें नहीं आएगा, सिर्फ करंट ईयर की बात करो साहब, अगले साल को भूल जाओ और पिछले साल को भूल जाओ, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा बेसिक देखा है अभी, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 9.2 पे, ठीक है। The receipts and payments for Swaraj Club for the year ended 31st March 2016 for entrance rupees 300, membership fees 3000, donation for club pavilion 10,000, foodstuff sales 1200, salaries and wages 1200, purchase of foodstuffs 800, construction of club pavilion rupees 11,000, general expenses rupees 600, rent and rates 400, bank charges 160, okay. Cash in hand April 1st 200, March 31st 350, कैश इन बैंक अप्रैल 1st 400, मार्च 31st 590, ठीक है। तो ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। हमें क्या बनाना है, हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है, बना सकेगी, नॉर्मल है, इजी एकदम, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। नॉर्मल जो अपना लेजर बनाते हैं उस तरह का लेजर बनाने का है। ओके, डेबिट और क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में क्या है, रिसिट्स, और क्रेडिट साइड में क्या है, पेमेंट्स, रिसिट्स एंड पेमेंट्स, ओके, रुपीज। पहला क्या है बोलते हैं वो, ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा, ओपनिंग बैलेंस कितना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, कैश में कितना है 200, ओके। ओपनिंग बैलेंस लिख लिया कैश का, और बैंक का कितना है, कैश विद बैंक रुपीज 400, ठीक है। बाद में एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस पैसा आ रहा है या जा रहा है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, ओके। तो टू एंट्रेंस फीस, टू एंट्रेंस फीस कितना आ जाएगा, कितना आया पैसा 300, एंट्रेंस फीस कितना मिला हमें 300, ओके। बाद में अगला क्या है, मेंबरशिप फीस, पैसा आ रहा है क्या, मेंबर्स को हम पैसे देते हैं कि लेते हैं, मेंबरशिप फीस हम मेंबर से कलेक्ट करते हैं, तो टू मेंबरशिप फीस कितना है 3000, ओके। उसके बाद में क्या है, डोनेशंस फॉर क्लब, हमने डोनेशन किया है या डोनेशन मिल रहा है हमें, हमें डोनेशन मिल रहा है, तो क्या है, टू डोनेशंस, ठीक है, टू डोनेशंस कितना अमाउंट है 10,000, डोनेशंस फॉर क्लब, डोनेशंस अकाउंट फॉर क्लब पेविलियन, ओके।
इसके बाद क्या दिया है और क्वेश्चन में, फूड स्टॉप सेल्स, हमने फूड स्टॉप सेल किए, बेचा है, तो हमें क्या मिलेगा, पैसा। तो मनी इज कमिंग, मनी आ रहा है टू सेल्स ऑफ फूड स्टॉप। ठीक है, कितना अमाउंट है, 1200। ओके, लिख लेंगे। कुछ नया सीख रहे हैं क्या हम, नहीं, नॉर्मल है सर, पैसा आ रहा है तो डेबिट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज हमारा खर्चा है ना, ओके, सैलरीज कर पे कर रहे हैं हम, तो पैसा जा रहा है क्या, हाँ सर, कितना, बाय सैलरीज, कितना अमाउंट दिया है, 1200। ओके, बाद में क्या बोलता है, परचेज ऑफ फूड स्टफ, हमने फूड स्टफ खरीद के लाए, तो हमारे पास से पैसा जाएगा ना, यस सर, पैसा जाएगा, तो क्या करेंगे, पेमेंट बाय परचेज ऑफ फूड स्टफ। कितना अमाउंट है, 800। ठीक है, बाद में क्लब पेविलियन के कंस्ट्रक्शन का हमने कुछ खर्चा किया, तो क्या है, पैसा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, बाय क्लब पेविलियन एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है, कंस्ट्रक्शन का अमाउंट कितना है, 11,000, तो 11,000। ओके, उसके बाद में क्या, रेंट्स एंड टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, ओके, बाय जनरल एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है, बाय जनरल एक्सपेंसेस 600, पेमेंट हो रहा है, ओके। उसके बाद में रेंट एंड टैक्सेस, पैसा जा रहा है, बाय रेंट एंड टैक्सेस। कितना अमाउंट है, 400, ओके। आफ्टर दैट बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस कितना है, 160। ठीक है, बैलेंस आखिरी में कितना है, कैलकुलेट कर लो, या क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, बैलेंस कैरेट डाउन कितना है, कैश बैलेंस कितना है और बैंक बैलेंस कितना है, देखेंगे। कैश बैलेंस हमारा कितना है, 400। कितना है कैश बैलेंस, 350, और व्हाट अबाउट द बैंक बैलेंस, 590। ओके, टोटल कितना आ रहा है हमारा, 15,100, 15,100 अकाउंट टैलिड। ओके, कुछ था क्या इसमें नया सीखने लायक, नहीं, इलस्ट्रेशन 1 था ये, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि हमारे मेन सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बाद में देखेंगे हमारे मेन सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, हमें पैसा आता कहां से है, हमें पैसा मिलता कहां से है। तो हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, एक तो डोनेशंस है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन फीस है, लीगेसी है, मेंबरशिप फीस है, सेल ऑफ फूड स्टफ्स है, तो ये सारी जगह से हमें इनकम आती है, ठीक है। तो इसे हम इनकम एक्सपेंडिचर में और रिसीट पेमेंट में अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करते हैं। अब उसके आगे का कंसेप्ट देखते क्या है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मतलब सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में एनपीओ का सबसे बड़ा फोबिया क्यों है, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट की वजह से। क्यों है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हमें पैसा आता है, तो पैसा 3 अलग अलग पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक तो होता है करंट ईयर का, ठीक है, एक होता है एडवांस में मिल रहा है हमें अगले साल का, और एक होता है हमारा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अभी मिल रहा है, ठीक है। तो 3 जग जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो 3 तरह का मिल रहा है, एक तो करंट पीरियड का है, एक पिछले साल का है, या एक आने वाले साल का एडवांस में मिल रहा है, ओके। तो इसे रिकॉर्ड कैसे करने का है, अब बात आती है पहली रिसीट्स एंड पेमेंट्स में। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में क्या करेंगे, कोई ट्विस्ट है क्या, नहीं, जो भी है पूरा रिकॉर्ड कर दो। हमने देखा ना रिसीट्स पेमेंट्स में कोई भी पीरियड का हम रिकॉर्ड करते, तीनों पीरियड का रिकॉर्ड करते हैं, देखो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में हमने तीनों पीरियड का रिकॉर्ड किया था, ओके। लेकिन सर मुद्दा कहाँ है, ट्विस्ट कहाँ है, ट्विस्ट है सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ट्विस्ट कहाँ आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करते हैं, ओनली करंट पीरियड का ही रिकॉर्ड करना है हमें। हमें क्या करना है, ओनली करंट पीरियड का ही रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए अभी है 2020 और पैसा आ रहा है हमें, तो वो पैसा जो 2020 का है वही रिकॉर्ड करना है। जो 2021 के लिए एडवांस में मिल रहा है, जो एडवांस में मिल रहा है उसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में नहीं लेंगे, उसे कहां लेंगे हम, सब्सक्रिप्शन एडवांस अकाउंट में लेंगे, ओके। ठीक उसी तरह
अगर 2019 के सब्सक्रिप्शन का अगर कुछ पैसा मिलता है तो वो पिछले साल को पर्टेन करता है, वो किसको रिलेट करता है, पिछले साल को, तो वो कहाँ लेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में लेंगे वो, ठीक है। मतलब जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अकाउंट है उसमें सिर्फ करंट ईयर का ही पैसा आएगा, जो पिछले साल का आया था वो भी उससे एलिमिनेट करेंगे, और जो अगले साल का एडवांस में मिल रहा है वो भी एलिमिनेट करेंगे। तो सर वो एलिमिनेट कैसे करेंगे, वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है उसकी। ये एक बार ट्रिक आप समझ गए ना तो आखिरी तक आपको ये इस टॉपिक में कोई रोक नहीं सकता, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बस हमें लिखना है कि सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला कितना है, ठीक है। एक जो भी अमाउंट हमें सब्सक्रिप्शन की मिल रही है लिख लेने का। फिर बाद में एक चीज याद रखने का, कोई भी एक ट्रीटमेंट याद रखने का, बची हुई ट्रीटमेंट उसकी अपोजिट है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमको आउटस्टैंडिंग एट दी एंड दिया है, अगर हमें दिया है आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, मतलब ये साल का कुछ सब्सक्रिप्शन था जो हमें अभी तक नहीं मिल रहा है, ईयर एंड तक के हमें वो पैसा रिकवर नहीं हुआ है, ईयर एंड तक के कुछ सब्सक्रिप्शन का पैसा हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो उसका क्या करेंगे, वो कौन से पीरियड का है, आउटस्टैंडिंग है मतलब करंट पीरियड का है, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है मतलब करंट पीरियड का है, तो उसको क्या करने का है, उसको ऐड करने का है, उसको हमने ऐड कर दिए, ठीक है। अब अगर आउटस्टैंडिंग एट दी एंड हमने ऐड किया तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। अब अगर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हमने लेस किया तो एडवांस एट द एंड क्या करेंगे, अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमने ऐड किया तो एडवांस एट द एंड क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। अगर एडवांस एट द एंड हमने लेस किया तो एडवांस इन द बिगिनिंग क्या करेंगे, एडवांस इन द बिगिनिंग सही ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो उसके बाद जो हमें आंसर मिल रहा है वो क्या है, हमारा फाइनल सब्सक्रिप्शन है, ये साल के सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इतना अमाउंट हमको क्रेडिट करना है, इतना पैसा हमारा इस साल का सब्सक्रिप्शन है, इस साल के सब्सक्रिप्शन से रिलेट करता है, ओके। लॉजिकल है ना सर, एक सब्सक्रिप्शन का हमें क्वेश्चन में फिगर दिया है तो उसमें से जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है उसको ऐड कर दिया हमने, आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब ये साल का था लेकिन अभी तक मिला नहीं, तो ये साल के सब्सक्रिप्शन में ये साल की इनकम में उसको लेना चाहिए, अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से, मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से, तो हमने ले लिया। अब अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमने ऐड किया तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मतलब ये तो सर पिछले साल का है, पिछले साल की इनकम हम ये साल लेंगे क्या, नहीं लेंगे, तो उसको क्या कर दिया हमने, लेस कर दिया, ठीक है। लॉजिक देख रहे हैं हम इसके पीछे का। अब एडवांस एट द एंड, ये साल के एंड में हमको कुछ एडवांस मिला है, वो हमारी इनकम में आएगा क्या, नहीं, क्यों, एडवांस है सर, कब का एडवांस है, अगले वाले साल का एडवांस है सर, आने वाले साल का एडवांस है सर, अभी तो ईयर स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो वो इस साल के पीरियड में हम कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो उसको क्या करेंगे, हमने लेस किया, ठीक है। और एडवांस एट द बिगिनिंग, जब ईयर की शुरुआत हुई हमारे बुक्स में एडवांस था, तो पिछले साल जो मिल गया वो एडवांस था, लेकिन वो था किस पीरियड के लिए, करंट पीरियड के लिए, करंट पीरियड के लिए था, तो वो इनकम कब की है, हमारे करंट पीरियड की है, तो क्या आ गया, हमारा फाइनल सब्सक्रिप्शन का फिगर आ गया, ठीक है। आपको ये ट्रिक समझ में आई क्या, लॉजिक समझा क्या इसका, ट्रिक का लॉजिक समझा, ओके। लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसी पे एक न्यूमेरिकल भी बेस्ड है हमारे बुक्स में, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे, पेज नंबर 9.6 पे है। ड्यूरिंग 2016 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज ₹42,000, कैश में पैसा कितना मिला है, 42,000, ठीक है। हमारी रिसीट कितनी हुई है अभी, 42,000, इट इंक्लूड 1600 फॉर 2015, ठीक है। 1600 जो है वो 2015 के मतलब पिछले साल के, एंड रुपीज 600 फॉर 2017 मतलब 600 रुपए आने वाले साल के, अगले साल के है, ठीक है। ऑल्सो ₹3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2016, 3,000 रुपए ऐसे है जो अब तक मिले नहीं, जो अब तक मिले नहीं, मतलब ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड,
कौन से पीरियड के है? 2016 के है। ओके, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ओके, क्वेश्चन समझा आपको? इसको इजीली हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो पहला देखते हैं, सब्सक्रिप्शन मिला कितना है हमें? सब्सक्रिप्शन मिला कितना है हमें? 42,000। ओके, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड कितना है? ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग कितना है, मतलब जो हमें मिलना बाकी है? 3,000। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? 3,000 आउटस्टैंडिंग एट दी एंड को ऐड करेंगे, ऐड 3,000, ऐड 3,000। ठीक है, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कुछ है क्या? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग नहीं है कुछ। ठीक है, इट इंक्लूड्स रुपीज 1600 फॉर 2015। मतलब ये कब का है? पिछले साल का है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का है। कितना है वो? 1600। तो ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। उसके बाद में क्या बोलता है? 600 फॉर 2017, मतलब एडवांस एट दी एंड। एडवांस एट दी एंड क्या होता है? लेस होता है। कितना है वो? 600। अब एडवांस इन द बिगिनिंग है क्या? कुछ कुछ भी नहीं है। तो नेट हमारा कितना बच रहा है? 42,000 आया, प्लस 3,000 माइनस 1600 माइनस 600, तो नेट बचा है हमारा 42,800। मतलब ये जो 42,800 है, ये हमारे करंट पीरियड का है, ये हमारे करंट पीरियड का है, और इतना ही हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। इतना ही अमाउंट हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें हम 3 अकाउंट बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, 3 अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, पहले बनाते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट और एक सब्सक्रिप्शन एडवांस अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो पहले क्या बोलता है? सब्सक्रिप्शन मिला कितना है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश कितना है? 42,000। ठीक है, 42,000, तो ये कहाँ जाएगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। क्या हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बाय कैश। कितना है? कितना आ रहा है? 42,000। कितना आ रहा है? 42,000। इट इंक्लूड 1600 फॉर 2015। इसका मतलब 2015 का कुछ आउटस्टैंडिंग था, 2015 का कुछ आउटस्टैंडिंग था। कितना? 1600। तो क्या होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 1600। अब ये मिल गया है ना, ये साल ये मिल गया है, ये 42,000 में ये 1600 भी है ना? तो इसको क्या कर देंगे हम? ट्रांसफर कर देंगे। इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर कर दो। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ क्या आ जाएगा?
ठीक है। तो क्या था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था 1600 रुपए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे कहाँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना 1600 रुपए ये मिल रहा है ना। ये जो बाय कैश हमें कितना मिला था 42,000 उसमें आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना है 1600 है। और कुछ बता रहा है क्या क्वेश्चन एंड ₹600 फॉर 2017 जो 600 रुपए मिल रहा है वो कहाँ के लिए मिल रहा है 2017 के लिए। तो ये क्या है हमारा एडवांस है तो इसमें से जो 600 है वो एडवांस में तो कहाँ चला जाएगा वो टू एडवांस अकाउंट में टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट कितना है 600 रुपए इसके क्रेडिट में आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना है 600 रुपए कितना है 600 रुपए ओके। उसके बाद में क्या बोलता है ऑल्सो ₹3,000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड इन 2016 2016 का 3,000 रुपया अभी भी बचा है तो ये कहां चला जाएगा 3,000 रुपया हमको मिलने का है तो ये क्या है आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग को कर दो। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है हमारा असेट है लायबिलिटी है असेट है तो ये क्या हमारा असेट है। असेट का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस तो बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना 3,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 3,000 ओके। बाद में और कुछ बोल रहा है क्या नहीं। हमारे वर्किंग नोट के हिसाब से ये साल का सब्सक्रिप्शन कितना 42,800 है उतना आ रहा है क्या बैलेंस 42,000 प्लस 3,000 45,000 ओके 45,000 यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 45,000 माइनस 1,600 माइनस 600 42,200 आ रहा है क्या आ रहा है। तो ये क्या है सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है कहाँ ट्रांसफर करूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये एक तो बैलेंसिंग फिगर हो सकता है ये हमारे केस में हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है हमारे केस में हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है ओके। तो बच्चे भी अकाउंट क्लोज करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 3,000 का तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना 3,000 ओके। बैलेंसिंग फिगर क्लोज कर दो अकाउंट 4,600 ओके। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्लोज हो गया। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट कितना एडवांस है 600 क्लोज कर दो टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना 600 क्लोज हो गया था ना इजी। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है सब्सक्रिप्शन का एक ट्रीटमेंट एग्जाम में आता ही है और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं ओके। इसको इसी मेथड से सॉल्व करने का है इसको माइंड में बसा लो भूलना नहीं है इसको। बहुत सही एडजस्टमेंट है ये अगर एक भी एडजस्टमेंट आपने ध्यान में रख ली तो पूरा आंसर आपका बन जाता है। एक एडजस्टमेंट आप ध्यान में रखिए ऐड करना है या लेस करना है और बचे पे आपका कॉमन सेंस लगाइए बचे वो आपका लॉजिक लगाइए आपका सॉल्यूशन अपने आप ही बनता जाएगा। आपका सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली एक के बाद ऐड करना है लेस करना है आपको समझ में आ जाएगा। हमने लॉजिकली भी समझा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का लेना है, ठीक है। अब वो करंट ईयर का मिला है या नहीं मिला है उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे हैं वी आर फॉलोइंग दी अक्रूवल कंसेप्ट वी आर फॉलोइंग दी अक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड इसका मतलब हमें मिला है क्या नहीं लेकिन है कब का इसी साल का तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है मतलब वो है कब का पिछले साल का है पिछले साल का है मतलब लेस करेंगे। एडवांस एट दी एंड हम इस साल के एंड में एडवांस दिख रहा है तो वो है कब का आने वाले साल का अगले साल का तो इस साल का है क्या वो नहीं तो उसे क्या करेंगे लेस करेंगे। एडवांस इन द बिगिनिंग जब ईयर शुरू हुआ था तब एडवांस दिख रहा था हमारे बुक्स में मतलब पिछले साल हमें मिल गया था लेकिन था कब का वो इस साल का था भैया तो इस साल का है तो उसे क्या करेंगे ऐड करेंगे उसे क्या करेंगे हम उसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है आउटस्टैंडिंग एट दी एंड क्या है आउटस्टैंडिंग एट दी एंड ऐड है तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस है
तो एडवांस एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड है तो एडवांस एट द एंड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और एडवांस एट द एंड लेस है तो एडवांस इन द बिगिनिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, इजी कंसेप्ट है और इसी पे सवाल बनते हैं एग्जाम्स में बहुत। ठीक है, और इसी तरह सब्सक्रिप्शन के तरह ही एक और है सैलरीज। सैलरीज की भी सेम ट्रीटमेंट है कि अगर सैलरीज कब की है, इस साल की है, पिछले साल की है या आने वाले साल की है, इस साल की है, पिछले साल की है या आने वाले साल की है, वो भी हम देख लेंगे। उसके अकॉर्डिंगली मतलब हमें इसी साल की सैलरी इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लानी है, पिछले साल की या आने वाले साल की अगर सैलरी आ रही है तो ये बार बुक नहीं होगी। हाँ, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में उसका रिकॉर्डिंग होगा, उसका रिकॉर्डिंग रिसीट एंड पेमेंट में होगा, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में क्या है, जो आया वो लिखो, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, क्रेडिट नॉर्मल कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो एक बार ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी देख लेते हैं। सपोज सैलरीज पेड ड्यूरिंग 2016 वर 23,000. The following further information is available. Salaries unpaid on 31st March 2015 1400, prepaid on 31st March 2015 400, unpaid on 2016 31st March 2016 1800, prepaid on 2016 31st March 2016 600. Calculate the amount to be debited to income and expenditure account in respect of salaries. ठीक है, in respect of salaries कैसे करेंगे, वही हमारा ये फंडा, इसमें हमने जो किया वही करेंगे। ठीक है, इसमें जो ट्रीटमेंट दी हमने वही ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है वो, पहला क्या बोल रहा है, सपोज सैलरी इज पेड ड्यूरिंग 2016 कितना है 23,000। ठीक है, 23,000 हमने टोटल पे की है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि ये 23,000 में से करंट ईयर की कितनी है, आने वाले साल की कितनी पे की है और पिछले साल की कितनी पे की है अपने। ठीक है, अगला लाइन क्या बोलता है, ये जो एडजस्टमेंट दी है, सैलरीज अनपेड ऑन 31st मार्च 2015, 31st मार्च 2015 की सैलरीज अनपेड है, मतलब क्या है ये 1400, अनपेड ऑन 31st मार्च 2015, आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, क्या है, अभी क्या चल रहा है 2016, है कब का ये 2015, मतलब ये क्या है आउटस्टैंडिंग है ना। आउटस्टैंडिंग कब आ रहा है, ये एट द बिगिनिंग, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस, लेस 1400। ठीक है, प्रीपेड ऑन 31st मार्च 2015, एडवांस एट द बिगिनिंग है, एडवांस एट द बिगिनिंग का हम क्या करते हैं, कब का है वो, पिछले साल एडवांस भरा था तो ये साल का है ना वो, तो ऐड होगा लेस होगा, ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा, कितना है वो 400। ठीक है, बाद में क्या है, अनपेड ऑन 31st मार्च 2016, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड है ये साल का, लेकिन साल के अंत तक हमें नहीं मिला तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड, कितना अमाउंट है 1800। आखिरी में क्या है, प्रीपेड ऑन 31st मार्च 2016, साल के अंत में प्रीपेड है, मतलब एडवांस में दिया है, तो कब का है वो, अगले साल का है, दिया कब है, ये साल का है क्या, नहीं अगले साल का है, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, अमाउंट कितना है 600, अमाउंट कितना है 600, तो नेट हमारा बच कितना रहा है 23,200, कितना बच रहा है 23,200। ओके, सिंपल लॉजिक है, एक ट्रीटमेंट आप ध्यान में रख लो, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग दिया है तो उसको हमने लेस किया, तो एट द एंड को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एडवांस एट द एंड, अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड किया है तो एडवांस एट द एंड को हमने लेस किया है। ठीक है, और एडवांस एट द एंड को हमने लेस किया है तो एडवांस एट द बिगिनिंग को हमने ऐड किया है, ये ट्रिक है। ठीक है, और लॉजिकली हमने समझा है क्या है। ठीक है, 23 प्लस 1800 माइनस 1400 माइनस 600 प्लस 400, ठीक है, कितना आ रहा है 23,200। इसको हमारे न्यूमेरिकल में भी देख लेंगे हम कैसा किया है। इसमें भी हमने अकाउंट्स बनाए, सैलरीज अकाउंट मतलब इस साल का सैलरी, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना है, और सैलरीज
प्रीपेड अकाउंट, जैसे कि हमारा सब्सक्रिप्शन एडवांस अकाउंट था उस तरह, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सैलरीज हमने पे कितनी की है, सैलरीज पे कितनी की हमने 23,000 की। तो सबसे पहले 23,000 हमारे सैलरीज अकाउंट को डेबिट होगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब उसमें हमने देखा अनपेड ऑन 31 मार्च 2015, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है 1400, ओपनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। अब लेकिन ये साल में पे हो गई ना, हाँ, तो क्या किया हमने, इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको हमने क्या किया, ट्रांसफर किया, कहाँ ट्रांसफर किया, सैलरीज अकाउंट में, कितना 1400, तो सैलरीज अकाउंट में 1400 आ गया है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलता है, प्रीपेड ऑन 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 का प्रीपेड था, लेकिन मतलब है कब का, ये इसी साल का। ये प्रीपेड अकाउंट में क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा, प्रीपेड कितना था 400, है कब का, ये इस साल का है, तो सैलरीज अकाउंट में जाना चाहिए, ओके। तो इसको हमने क्या किया, ट्रांसफर किया, कहाँ ट्रांसफर किया, सैलरीज अकाउंट में, इसको हमने सैलरीज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इसको हमने सैलरीज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, कितना 400, ठीक है, क्योंकि इस साल का सैलरी था, ठीक है। बाद में अनपेड ऑन 31 मार्च 2016, ये साल का सैलरी कितना अनपेड है, कितना हमारा भरना बाकी है 1600, 1800, तो कहाँ आएगा वो, आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमारी असेट है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या है हमारा, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है ना, तो इसकी क्रेडिट क्रेडिट में जाएगा, ठीक है, कितना 1800। और प्रीपेड एट 31 मार्च 2016 क्या है हमारा, असेट है, क्या है हमारा, असेट है, तो देखो टू सैलरीज असेट, ठीक है। इसकी पोस्टिंग होंगी सैलरीज में 600, और जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब 1 बाय 1 अकाउंट क्लोज करेंगे, कितना आ रहा है इसका सैलरीज अकाउंट का बैलेंस 23,200, जो हमारा यहाँ पे आंसर आया था, हमारा आंसर आया था ना 23,200, 23,200। 23,200 हमारा आंसर आया था, उतना ही बैलेंस बचना चाहिए, कितना 23,200, तो 23,200 का बैलेंस बच गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, 1800 क्वेश्चन में दिया है, प्रीपेड अकाउंट का कितना है 600 क्वेश्चन में दिया है, बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये आंसर हमारा सही है या गलत है तुरंत ही टैली हो जाता है क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन में कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना एडवांस में दिया है, ये दोनों बातों को हम देख के क्वेश्चन में ही आंसर को चेक कर सकते हैं हमारे, ओके।